आज मैं आपको एक खास सफर पर ले चलूंगा। यह सफर हमें बहुत पुराने समय में ले जाएगा। हम हजारों साल पहले की उस दुनिया में जाएंगे जहां एक अनोखी सभ्यता थी। यह है सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी। यह कहानी बहुत समय तक जमीन के नीचे छुपी रही। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो इतनी पुरानी है कि हमारे दादा दादी भी उसके बारे में नहीं जानते थे। यह सभ्यता हमारे इतिहास का हिस्सा है जिसे हम आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहानी हमारे पूर्वजों की मेहनत और समझदारी की गवाही देती है। ये सिर्फ पुरानी ईंटों और बर्तनों की बात नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो यहाँ रहते थे। वे लोग बहुत समझदार और मेहनती थे। उन्होंने ऐसे शहर बनाए जो आज के कई शहरों जैसे थे। उनके पास अच्छे नाले और सड़कों का इंतजाम था। बहुत समय तक हमें पता ही नहीं था कि ये लोग कभी थे भी। उनके शहर, उनकी भाषा, सब कुछ जमीन के नीचे छुपा था। सोचिए, एक पूरी सभ्यता जिसे लोग भूल गए थे। जब यह सभ्यता दोबारा मिली तो हमारे इतिहास की सोच बदल गई। सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी एक रहस्य जैसी है। इसमें ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज भी नहीं मिले हैं। ये लोग कौन थे? वे कौन सी भाषा बोलते थे? उनका विश्वास क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, वे सब कहां चले गए? ये सवाल सिर्फ इतिहास पढ़ने वालों के लिए नहीं है। ये सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करते हैं। ये हमें बताते हैं कि कैसे बड़ी सभ्यताएं भी खत्म हो सकती हैं। ये कहानी हमें अपने इतिहास को समझने और उसकी कद्र करने के लिए कहती है। जब हम इस सभ्यता के बारे में जानते हैं तो हमें इंसानों की कमाल की सोच दिखती है। सिंधु घाटी के लोग व्यापारी थे। वे कलाकार, इंजीनियर और अच्छे शहर बनाने वाले थे। उनकी कहानी से हमें आज भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारा देश बहुत समय से आगे रहा है। तो चलिए मेरे साथ इस सभ्यता के रहस्यों को जानने चलते हैं। आइए उनकी दुनिया, उनकी बातें और उनके रहस्य समझने की कोशिश करें जो वे हमारे लिए छोड़ गए हैं। ब्रिटिश राज के दौरान भारत के बारे में एक खास कहानी बार बार सुनाई जाती थी। ब्रिटिश शासक एक छवि पेश करना चाहते थे। वे कहते थे कि उनके आने से पहले भारत बंटवारे, अंधविश्वास और पिछड़ेपन की भूमि थी। उनका दावा था कि वे हमें सभ्य बनाने आए हैं। इस कहानी में कहा जाता था कि भारत के पास संगठित शासन या वैज्ञानिक सोच का कोई महत्वपूर्ण इतिहास नहीं था। यह एक ऐसी कहानी थी जिसे उनके शासन को सही ठहराने के लिए गढ़ा गया था, ताकि हम यह मान लें कि हमें आगे बढ़ने के लिए उनकी जरूरत है। यह इतिहास का वह संस्करण था जिसे स्कूलों में पढ़ाया गया और हर जगह फैलाया गया, जिससे हमारे प्राचीन गौरवशाली अतीत की यादें धुंधली हो गईं और हीनता की भावना घर कर गई। यह सोच बहुत नुकसानदायक थी। इससे कई भारतीयों को अपनी विरासत पर शक होने लगा। इससे एक ऐसी तस्वीर बनी जिसमें ऐसा लगता था कि इस धरती ने कभी अपनी एकता या उन्नत संस्कृति को नहीं जाना। हमेशा जोर बाहर से आए आक्रमणकारियों और विजेताओं पर था, न कि यहाँ के लोगों की उपलब्धियों पर। वे हमें यह यकीन दिलाना चाहते थे कि महानता हमेशा बाहर से आती रही है। लेकिन इतिहास, असली इतिहास, सच को सामने लाने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। और इस मामले में सच जमीन के नीचे चुपचाप इंतजार कर रहा था, ताकि इन झूठे दावों को तोड़कर हमारे उपमहाद्वीप की असली कहानी सामने आए। सच को सचमुच जमीन से बाहर निकाला जाने वाला था। साल था 1921। एक भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ओन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल की निगरानी में पंजाब के एक स्थल हड़प्पा की खुदाई कर रहे थे। खुदाई के दौरान उन्हें ऐसी चीजें मिली जो अब तक की मानी गई समय रेखा में फिट नहीं बैठती थीं। उन्हें अनोखी मोहरें, मिट्टी के बर्तन और एक बहुत पुराने शहर के अवशेष मिले। लगभग उसी समय एक और पुरातत्वविद R.D. बनर्जी सिंध के मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर सैकड़ों किलोमीटर दूर ऐसी ही खोज कर रहे थे। उन्हें एक विशाल सुव्यवस्थित शहर के खंडहर मिले। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। जब दुनिया को इन खोजों के बारे में पता चला तो सब हैरान रह गए। ये शहर बेहद पुराने थे, जितने पुराने मिस्र और मेसोपोटामिया की महान सभ्यताएं थीं। अचानक ब्रिटिशों की घड़ी हुई कहानी ढह गई। यहाँ ठोस सबूत था कि भारत में हजारों साल पहले ब्रिटिशों के अस्तित्व में आने से भी पहले एक अत्यंत उन्नत स्वदेशी सभ्यता मौजूद थी। ये गर्व का पल था। भारत का इतिहास बाहर से आए आक्रमणकारियों से नहीं, बल्कि अपने ही लोगों से शुरू होता है, जिन्होंने दुनिया की पहली और महानतम शहरी संस्कृतियों में से एक का निर्माण किया था। झूठ उजागर हो चुका था और हमारे अतीत की असली कहानी अब सामने आने लगी थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नाम सुनते ही एक अलग ही जिज्ञासा और रहस्य का एहसास होता है। ये सिर्फ छोटे गांव नहीं थे, ये सिंधु घाटी सभ्यता के गहने थे। मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ सिंधी में मृतकों का टीला है,
अपने समय के सबसे बड़े शहरों में से एक था। जब पुरातत्वविदों ने इसकी खुदाई शुरू की तो वे दंग रह गए। उन्हें एक ऐसा शहर मिला जिसे बेहद सटीकता और योजना के साथ बसाया गया था। यह कोई ऐसा शहर नहीं था जो धीरे धीरे बेतरतीब तरीके से बढ़ा हो। इसे शुरू से ही एक स्पष्ट सोच के साथ लोगों के रहने, काम करने और आपस में मिलने जुलने के लिए डिजाइन किया गया था। कल्पना कीजिए, 4500 साल पहले मोहनजोदड़ो की गलियों में चलने का अनुभव कैसा रहा होगा। शहर दो मुख्य हिस्सों में बंटा हुआ था। एक था निचला शहर, जहां ज्यादातर लोग रहते और काम करते थे। दूसरा था ऊंचा टीला यानी दुर्ग, जहां शायद महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारतें थीं। यह दुर्ग एक किला था, शायद प्रशासनिक या धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल होता था। इसमें ग्रेट बाथ जैसी संरचनाएं थीं, एक विशाल सार्वजनिक जलाशय और एक बड़ा अनाज भंडार भी था। इन बड़े सार्वजनिक ढांचों की मौजूदगी बताती है कि यह समाज बेहद संगठित था और ऐसी विशाल परियोजनाओं को संचालित करने के लिए एक मजबूत केंद्रीय सत्ता थी। हड़प्पा शहर, जिसने इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम भी दिया, उतना ही प्रभावशाली था। 19वीं सदी में रेलवे निर्माण के दौरान इसके प्राचीन ईंटों का इस्तेमाल कर इसे काफी नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन जो बचा है वह भी बहुत कुछ कहता है। मोहनजोदड़ो की तरह ही यह भी एक योजनाबद्ध शहर था, जिसमें दुर्ग और निचला शहर शामिल थे। हड़प्पा की खोज ने साबित कर दिया कि यह कोई स्थानीय घटना नहीं थी। यह उन्नत शहरी संस्कृति एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी, मिस्र या मेसोपोटामिया से भी बड़ी, जो आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिस्सों तक फैली थी। ये दोनों शहर और सैकड़ों छोटे गांव नगर आपस में व्यापार और साझा संस्कृति से जुड़े हुए थे। उनके नगर नियोजन में एक रूपता, ईंटों का एक जैसा आकार और बर्तनों व मोहरों की एक जैसी शैली, यह सब दिखाता है कि यह सभ्यता कितनी एकीकृत और विशाल थी। यह उस सोच को चुनौती देता है कि उन्नत सभ्यताएं केवल कुछ गिने चुने स्थानों पर ही पनप सकती हैं। सिंधु घाटी के लोगों ने साबित कर दिया कि एक बेहद विकसित शहरी समाज हमारे अपने क्षेत्र में हजारों साल पहले फल फूल सकता है। सिंधु घाटी के शहरों की सबसे खास बात थी उनका अद्भुत नगर नियोजन। जरा आज के हमारे शहरों के बारे में सोचिए। कई बार वहां ट्रैफिक, अव्यवस्थित विकास और खराब बुनियादी ढांचे की समस्याएं होती हैं। अब सोचिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोगों के बारे में। उन्होंने अपने शहरों को ग्रिड सिस्टम पर बसाया था। उनकी मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जाती थीं और एक दूसरे को बिल्कुल सही कोणों पर काटती थीं। इससे पूरे शहर में चौकोर ब्लॉक बनते थे। यह डिजाइन आज के आधुनिक नगर नियोजन की पहचान मानी जाती है, लेकिन इन प्राचीन लोगों ने इसे लगभग 5000 साल पहले ही अपना लिया था। यह दूरदर्शिता और संगठन का अद्भुत उदाहरण है। उनकी सड़कें इतनी चौड़ी थीं कि बैलगाड़ियां आराम से आ जा सकें, जो उस समय सामान ढोने का मुख्य साधन थी। घर इन सड़कों के किनारे बने थे और दिलचस्प बात यह थी कि ज्यादातर घरों के मुख्य दरवाजे मुख्य सड़क की बजाय छोटी गलियों में खुलते थे। शायद ऐसा शोर धूल से बचने के लिए या फिर निजता और हर ब्लॉक के भीतर समुदाय की भावना बढ़ाने के लिए किया गया हो। यह एक छोटी सी बात है, लेकिन यह दिखाती है कि उन्होंने अपने रहने की जगहों को कितनी समझदारी से प्लान किया था। वे सिर्फ आश्रय नहीं बना रहे थे, वे अपने नागरिकों के लिए एक आरामदायक और कार्यक्षम शहरी माहौल बना रहे थे। सबसे खास बात यह थी कि उनके भवन निर्माण सामग्री में भी एक रूपता थी। वे ईंटें बड़े पैमाने पर बनाते थे, मगर ये कोई साधारण ईंटें नहीं थीं। ये मानकीकृत पकाई हुई ईंटें थीं, जिनका अनुपात 4:2:1 लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई रखा गया था। ये मानकीकरण पूरे सभ्यता क्षेत्र में पंजाब से लेकर गुजरात तक एक जैसा था। इसका मतलब है कि उन्होंने उन्नत निर्माण प्रक्रियाएं और तौल नाप की एक प्रणाली विकसित कर ली थी, जिसे हर जगह माना जाता था। पकाई हुई ईंटों का इस्तेमाल, जो मजबूत और जलरोधक होती है, सिंधु नदी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि थी। इस तरह की योजना और मानकीकरण उनके समाज के बारे में बहुत कुछ बताता है। यह या तो मजबूत केंद्रीय सत्ता या फिर साझा नागरिक नियमों की गहरी समझ का संकेत है। इसका मतलब है कि वहां कुशल वास्तुकार, इंजीनियर और सर्वेक्षक थे, जो इतनी जटिल योजनाओं को बना और लागू कर सकते थे। ये लोग कोई आदिम, अव्यवस्थित बस्तियों में रहने वाले लोग नहीं थे। वे दूरदर्शी थे, जिन्होंने शहरी डिजाइन और सार्वजनिक प्रशासन के सिद्धांतों को समझा था। उनके शहर उनके सामूहिक अनुशासन और सभी के लिए व्यवस्थित, कुशल समाज बनाने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वे सचमुच अपने समय से बहुत आगे थे। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की सड़कों का नक्शा आपको चौंकाता है, तो उनकी जल प्रबंधन और सफाई व्यवस्था तो वाकई क्रांतिकारी थी। उस दौर में
जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से सार्वजनिक सफाई की कोई कल्पना भी नहीं कर सकते थे, हड़प्पा के लोगों ने प्राचीन दुनिया की सबसे उन्नत नालियों में से एक बना दी थी। हैरानी की बात है कि हर एक घर इस सिस्टम से जुड़ा हुआ था। ये किसी अमीर की ऐशो आराम की चीज नहीं थी, बल्कि हर नागरिक के लिए उपलब्ध थी। सोचिए जरा, सार्वजनिक सफाई की सुविधा जो आज भी दुनिया के कई हिस्सों के लिए सपना है, हमारे यहाँ 4000 साल पहले हकीकत थी। अब जरा समझिए ये सिस्टम काम कैसे करता था। हर घर में अपना बाथरूम और टॉयलेट होता था, जो अक्सर एक पक्के फर्श वाले कमरे में बने होते थे। इन कमरों से निकलने वाला गंदा पानी मिट्टी की पाइपों के जरिए घर से बाहर निकलता और सड़क के किनारे बनी ढकी हुई नाली में चला जाता। ये छोटी छोटी नालियां फिर बड़ी भूमिगत मुख्य नालियों में मिल जाती थीं। ये मुख्य नालियां एक तरह से अंडरग्राउंड सीवर थीं, जो ईंटों से बनी होती थीं और ऊपर से पत्थर की स्लैब्स से ढकी रहती थीं। ये पूरा नेटवर्क पूरे शहर के नीचे फैला हुआ था, जो गंदगी और बरसात के पानी को रिहायशी इलाकों से दूर ले जाता था और बीमारियों के फैलाव को रोकता था। सच में ये एक छुपा हुआ, जमीन के नीचे बसा इंजीनियरिंग का कमाल था। इस सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया गया था कि सफाई भी आसानी से हो सके। मुख्य नालियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैनहोल बने होते थे, ताकि शहर के कर्मचारी ढक्कन उठाकर नालियों की जांच कर सकें और अगर कोई रुकावट हो तो उसे साफ कर सकें। हमें तो कुछ नालियों के आखिर में छोटे छोटे गड्ढों या सेस्कूल्स के भी सबूत मिले हैं, जिनमें ठोस कचरा जमा हो जाता था और पानी आगे निकल जाता था। ये दिखाता है कि हड़प्पा के लोग सफाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य को कितनी गहराई से समझते थे। उन्हें पता था कि ठहरा हुआ गंदा पानी बीमारी फैला सकता है, इसलिए उन्होंने उसे रोकने के लिए ये बेहतरीन उपाय किए। साफ सफाई पर ऐसा जोर प्राचीन दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो का मशहूर ग्रेट बाथ भी उनकी जल व्यवस्था पर पकड़ का एक और शानदार उदाहरण है। ये बड़ा आयताकार टैंक बड़ी बारीकी से फिट की गई ईंटों, जिप्सम प्लास्टर और मोटी प्राकृतिक तार की परत से वाटरप्रूफ किया गया था। इसमें पानी पास के कमरे में बने कुएं से आता था और इस्तेमाल के बाद उसे निकालने के लिए अलग से नाली भी थी। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल सार्वजनिक रस्मों या नहाने के समारोहों के लिए होता था। ग्रेट बाथ की विशालता और उसकी बेहतरीन बनावट, साथ ही पूरे शहर में फैला ड्रेनेज सिस्टम, ये सब दिखाते हैं कि पानी सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि उनकी नागरिक और शायद आध्यात्मिक जिंदगी के लिए भी कितना अहम था। जब हम मिस्र या मेसोपोटामिया जैसी महान प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों को देखते हैं, तो अमीर और गरीब के बीच भारी अंतर साफ नजर आता है। वहां राजाओं और फराउनों के लिए भव्य पिरामिड और महल मिलते हैं, जबकि आम लोग साधारण मिट्टी की झोपड़ियों में रहते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की तस्वीर कुछ अलग ही है। जब पुरातत्वविदों ने इन नगरों की खुदाई की, तो उन्हें कोई भव्य महल या राजसी समाधि नहीं मिली। यहाँ के घर आकार में थोड़े बहुत अलग जरूर हैं, मगर उनकी बनावट और सुविधाएं, जैसे कि नालियों तक पहुंच, लगभग एक जैसी है। इसी वजह से कई विशेषज्ञों ने इस समाज की प्रकृति को लेकर सवाल उठाए हैं। क्या यह एक अधिक समानता वाला समाज था? क्या यहाँ संपत्ति अधिक बराबरी से बंटी हुई थी और शासकों व शासितों के बीच भारी अंतर नहीं था? ये वाकई एक दिलचस्प संभावना है। यहाँ ध्यान निजी विलासिता की बजाय सार्वजनिक भलाई पर था। सबसे शानदार इमारतें सार्वजनिक कार्यों की थीं, जैसे कि ग्रेट बाथ, अन्न भंडार और नालियों की व्यवस्था, जिनका लाभ सभी को मिलता था। यहाँ न तो किसी राजा की भव्य मूर्तियां मिलीं, न ही युद्ध और विजय के दृश्य जो अन्य प्राचीन संस्कृतियों में आम हैं। ऐसा लगता है समाज व्यापार, शिल्प और स्वच्छता पर केंद्रित था। हाँ, इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ कोई भेदभाव या ऊंच नीच नहीं थी। कुछ घर बड़े थे, जिससे लगता है कि कुछ परिवार अधिक संपन्न रहे होंगे। गढ़ या ऊंचे और सुरक्षित क्षेत्र की मौजूदगी से लगता है कि कोई प्रशासनिक वर्ग रहा होगा, शायद पुरोहित या व्यापारी जो नगर का संचालन करते थे। लेकिन उनकी शक्ति भव्यता और महलों के जरिए नहीं दिखाई देती, बल्कि व्यापार प्रबंधन, अन्न भंडारण और सार्वजनिक ढांचे के रख रखाव से जुड़ी थी। इसलिए हम यह तो नहीं कह सकते कि यह पूरी तरह समानता वाला समाज था, लेकिन इतना जरूर है कि यह अपने समकालीन समाजों की तुलना में कम विभाजित था। यहाँ अनुशासन और सामुदायिक भलाई पर जोर था। सिंधु घाटी के लोग शायद व्यवस्था, व्यापार और सफाई को व्यक्तिगत महिमा या सैन्य शक्ति से अधिक महत्व देते थे। यही उनकी सभ्यता को अनूठा बनाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक महान सभ्यता कैसी होनी चाहिए। क्या वह जो कुछ लोगों की विलासिता पर टिकी हो, या वह जो पूरे समाज की भलाई को प्राथमिकता दे?
सिंधु घाटी के लोग सिर्फ शानदार इंजीनियर ही नहीं थे, बल्कि कुशल कलाकार और शिल्पकार भी थे। उनकी रचनात्मकता उनके नगरों के अवशेषों से मिली हजारों कलाकृतियों में साफ दिखाई देती है। इन सब में सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक है कांस्य की छोटी सी मूर्ति, जिसे नर्तकी कहा जाता है। ये मोहेंजोदारो से मिली थी और इसमें जीवन और आत्मविश्वास की झलक है। उसका सिर थोड़ा पीछे झुका है, एक हाथ कमर पर और बाजू में ढेर सारी चूड़ियां। उसकी मुद्रा में एक खास अदाएं हैं। ये कला का एक ऐसा नमूना है जो आज भी बहुत आधुनिक लगता है और हमें उस समय के लोगों से जोड़ता है। एक और बड़ी उपलब्धि उनकी मुहरें हैं। ये आमतौर पर स्टीटाइट पत्थर की छोटी चौकोर आकृतियां होती थीं, जिन पर जानवरों और उनके लिपि के चिन्हों की बारीक खुदाई की गई थी। सबसे आम चित्रित जानवर एक सींग वाला प्राणी है, लेकिन बैल, हाथी, बाघ और गैंडे भी दिखते हैं। माना जाता है कि ये मुहरें व्यापार के लिए इस्तेमाल होती थीं, शायद माल की पहचान के लिए, जैसे आज के समय में कोई लोगो या हस्ताक्षर। हर मुहर एक छोटी सी कलाकृति है जो उनकी नक्काशी की दक्षता दिखाती है। जानवरों के चित्रों की यथार्थता और शक्ति से पता चलता है कि वे अपने आसपास की प्रकृति के गहरे और सजग पर्यवेक्षक थे। उनकी मिट्टी की हांडी भी उपयोगी और सुंदर थी। वे चाक पर तरह तरह के बर्तन, मटके और कटोरे बनाते थे, जिन पर काले रंग से ज्यामितीय आकृतियां या पत्तों और जानवरों की डिजाइनें लाल पृष्ठभूमि पर उकेरी जाती थीं। उन्होंने कई टेराकोटा की मूर्तियां भी बनाई, जानवरों और इंसानों की। सबसे आम मानव मूर्तियां महिलाओं की हैं, जो अक्सर भारी आभूषणों से सजी होती हैं। विद्वानों का मानना है कि ये शायद किसी मातृ देवी का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिससे लगता है कि किसी महिला देवी की पूजा उनके धार्मिक विश्वासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही होगी। वे आखिर मानते किसे थे, ये सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। बड़े मंदिरों की अनुपस्थिति के कारण यह जानना मुश्किल है। मातृ देवी की मूर्तियां, ग्रेट बात का अनुष्ठानिक स्वरूप और कुछ मोहरों पर योग जैसी मुद्राओं में बैठे हुए चित्र, ये सब एक समृद्ध आध्यात्मिक जीवन का संकेत देते हैं। एक मुहर, जिसे पशुपति मुहर कहा जाता है, उस पर जानवरों से घिरा एक बैठा हुआ व्यक्ति दिखता है। कुछ विद्वान इसे हिंदू देवता शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं। हालांकि इन संबंधों पर बहस जारी है। इतना तो स्पष्ट है कि उनके विश्वास प्रकृति, उर्वरता और शायद ध्यान जैसी साधनाओं से गहराई से जुड़े थे। उनकी कला हमें उनके मन की एक झलक देती है, एक ऐसा मन जो व्यावहारिक भी था और गहराई से रचनात्मक भी। शायद सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली है उनकी भाषा। ये लोग जितने संगठित थे, उतना ही जटिल उनका लेखन तंत्र था, जिसे हम सिंधु लिपि कहते हैं। हमें इसके हजारों उदाहरण मिले हैं, अधिकतर उन्हीं छोटी पत्थर की मोहरों पर जिनका जिक्र हमने अभी किया, लेकिन कुछ बर्तनों और अन्य वस्तुओं पर भी। इस लिपि में सैकड़ों अलग अलग चिन्ह और संकेत हैं। हम इन्हें देख सकते हैं, सूचीबद्ध कर सकते हैं, लेकिन पढ़ नहीं सकते। इस महान सभ्यता की भाषा आज भी पूरी तरह अनपढ़ी है। ये ऐसा है जैसे हमारे पास रहस्यों से भरी एक बंद किताब हो और उसकी चाबी न मिले। आखिर हम इसे पढ़ क्यों नहीं पाए हैं? इसकी कई वजहें हैं। सबसे पहले, हमारे पास जो लेख मिलते हैं वे बहुत छोटे होते हैं, ज्यादातर सिर्फ 4 या 5 चिन्हों के होते हैं, और वे भी मुहरों पर। हमारे पास कोई लंबा ग्रंथ, किताब या शाही आदेश नहीं है जिससे हम ज्यादा जानकारी पा सकें। सोचिए, अगर आपको अंग्रेजी सिर्फ कंपनी के लोगो या सड़क के संकेत देखकर समझनी हो, तो यह लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जब लंबे ग्रंथ नहीं होते, तो विद्वानों और भाषाविदों के लिए पैटर्न पहचानना और भाषा की संरचना समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक और बड़ी समस्या है द्विभाषी लेख की कमी। कई प्राचीन लिपियां, जैसे मिस्र की चित्रलिपि, तब पढ़ी जा सकीं जब रोसेटा स्टोन मिला, जिस पर वही बात 3 भाषाओं में लिखी थी, जिनमें से एक प्राचीन ग्रीक जानी पहचानी थी। इससे अज्ञात चिन्हों को झांत शब्दों से मिलाया जा सका। सिंधु लिपि के लिए हमें ऐसा कोई रोसेटा स्टोन नहीं मिला। कोई ऐसा लेख नहीं मिला जिसमें सिंधु लिपि के साथ साथ मेसोपोटामिया या किसी और पढ़ी जा सकने वाली भाषा का अनुवाद हो। इस अहम कड़ी के बिना हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। दुनिया भर के विद्वान दशकों से इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि यह लिपि द्रविड़ भाषाओं से जुड़ी हो सकती है, जो आज दक्षिण भारत में बोली जाती है। कुछ इसे इंडो आर्यन या किसी और खोई हुई भाषा से जोड़ते हैं। कंप्यूटरों की मदद से पैटर्न खोजे गए, लेकिन आधुनिक तकनीक के बावजूद यह लिपि अपने रहस्यों को छुपाए हुए है। जब तक हम इसे पढ़ नहीं पाते, तब तक उनका बहुत बड़ा संसार, उनके नाम, कहानियां, कानून, विश्वास हमारे लिए छिपा ही रहेगा। सिंधु घाटी की ये मौन लिपि हमें याद दिलाती है कि अभी हमें कितना कुछ जानना बाकी है। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास
सदियों की स्थिरता और समृद्धि के बाद सिंधु घाटी में कुछ बदलने लगा। यह महान सभ्यता पतन की ओर बढ़ने लगी। सुव्यवस्थित नगर बिगड़ने लगे। नई इमारतें घटिया और अव्यवस्थित बननी शुरू हो गईं। मेसोपोटामिया जैसे क्षेत्रों के साथ व्यापार कम होने लगा। नालियों की व्यवस्था टूटती चली गई। कुछ 100 वर्षों के भीतर नगर धीरे धीरे छोड़ दिए गए। लगभग 1300 ईसा पूर्व तक यह कभी महान रही सभ्यता गायब हो गई। उसके लोग बिखर गए और उसकी विरासत भुला दी गई। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? इतनी विकसित और संगठित सभ्यता का अंत किस वजह से हुआ? लंबे समय तक सबसे लोकप्रिय सिद्धांत था आक्रमण का। कहा गया कि मध्य एशिया से आए घुमंतु योद्धा, जिन्हें आर्य कहा जाता है, भारत में आए, हड़प्पा के नगरों को जीत लिया और सभ्यता को नष्ट कर दिया। यह सिद्धांत मोहेंजो-दारो में मिली कुछ कंकालों पर आधारित था, जिनमें हिंसक मृत्यु के संकेत मिले थे। मगर आधुनिक पुरातत्व ने इस सोच को लगभग गलत साबित कर दिया है। बड़े पैमाने पर आक्रमण और युद्ध का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। पतन एक धीमी, क्रमिक प्रक्रिया थी, न कि अचानक किसी युद्ध या घटना से हुआ। अब सबसे मजबूत कारण माना जाता है जलवायु परिवर्तन। सिंधु घाटी की सभ्यता मानसूनी बारिश और नदियों पर निर्भर थी। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इसी समय के आसपास इस क्षेत्र का मौसम सूखा होने लगा और मानसून का पैटर्न बदल गया। इससे पानी की भारी कमी हो गई होगी, जिससे खेती करना कठिन हो गया। घग्गर हकरा नदी, जो सभ्यता के केंद्र में थी और जहां कई स्थल बसे थे, सूखने लगी। यह पर्यावरणीय संकट इतने बड़े नगरों की आबादी को संभालना असंभव बना देता और लोगों को नगर छोड़कर पूर्व और दक्षिण के छोटे गांवों में बसना पड़ा। तो शायद यह एक वजह नहीं, बल्कि कई कारणों का मेल था जिसने सभ्यता का अंत किया। जलवायु परिवर्तन मुख्य कारण रहा होगा, जिससे पारिस्थितिकीय संकट पैदा हुआ। इससे खेती प्रभावित हुई, अर्थव्यवस्था टूटी और व्यापार रुक गया। जटिल शहरी व्यवस्था, जो अतिरिक्त अन्न और संगठित व्यापार पर निर्भर थी, चल नहीं सकी। लोग पूरी तरह खत्म नहीं हुए, बल्कि उन्होंने खुद को ढाल लिया। वे नए इलाकों में गए और ग्रामीण जीवन अपना लिया। उनके महान नगर भले ही मिट गए, लेकिन लोग और शायद उनकी कुछ कला, शिल्प और परंपराएं बाद की भारतीय संस्कृतियों में मिल गईं। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत इतिहास का एक ताकतवर सबक है। यह हमें सिखाता है कि सबसे उन्नत समाज भी प्रकृति की ताकतों के आगे असुरक्षित हैं और हमें अपने पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही हर सभ्यता की नींव है। उनके अंत का रहस्य समय के पार हमें चेतावनी देता है।